आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी उसी रिदम में और भी बेहतर होती जा रही होगी डे बाय डे, है ना? तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर देगा, आपकी समझ को और भी बेहतर बनाएगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस सेशन है मेनली उस पे हम सीडीपी और पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है उस पर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और कहीं न कहीं हम ये समझेंगे किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, है ना? तो इन क्वेश्चन से कहीं न कहीं आपने जो कॉन्सेप्ट अभी तक रिवाइज़ किए होंगे, उनको पढ़ा होगा, तो उनकी आपकी समझ और बेहतर होगी ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी तक कॉन्सेप्ट की कितनी डीप नॉलेज आपको पता है और प्रैक्टिकल नॉलेज में, क्योंकि कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है और उनको क्वेश्चनों में प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक दूसरा उसका पहलू है। तो उसको दूसरे जो पहलू है वही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज उसी पहलू पर हम काम करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम मेनली जीडीपी और आपके पेडागोजी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होंगे हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम या कोई भी आपका जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम होगा जो टीचिंग स्पेशली है, उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपने हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की पिछली प्रैक्टिस वीडियोस देखी हैं या आपने चैनल पर कहीं ना कहीं आके जुड़ के कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की है और आपका कोई डाउट है, या तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगा या अदर किसी भी फील्ड में आपका डाउट है जो टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप हमसे हमारे ग्रुप के माध्यम से जुड़ के जरूर पूछ सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इजीली हमारे ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो चैनल है पेडल अप ऑफिशियल पर, उस पर आपको कहीं ना कहीं ये सेशंस की पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है, तो आप उस पर आसानी से जुड़ सकते हैं। आज के क्वेश्चनों की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ड्रॉबैक ऑफ मल्टीग्रेड टीचिंग इज, मतलब आपको ये बताना है कि मल्टीग्रेड जो शिक्षण होता है उसका क्या प्रमुख दोष है। इट पुट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लर्नर्स, इट मे क्रिएट इनडिसिप्लिन, इट अलाउज लेस इंडिविजुअल अटेंशन, इट मेक्स टीचर्स इनएक्टिव। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर मल्टीग्रेड टीचिंग होती क्या है ना? अगर आप सभी ने इंटर्नशिप में टीचिंग करी है या अलग अलग फॉर्म में आपने प्राइवेट स्कूल्स में अगर कहीं पढ़ाया है, तो मल्टीग्रेड टीचिंग का मेनली मोटिव ये होता है कि मान लो एक टॉपिक है, ठीक है, और आपको पता है ये जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट में भी है, क्लास सेकंड में भी है और क्लास थर्ड में भी है। तो आप क्या करते हैं एज अ टीचर, आप तीनों क्लास के बच्चों को कंबाइन करके एक ही क्लास में बैठा लेते हैं और सेम टॉपिक को आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और कहीं न कहीं एक थोड़े से एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इन तीनों क्लास में जो कंटेंट है वो कवर अप हो जाए पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इस टीचिंग को आप जो नाम देंगे उसे कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग, क्योंकि आप अलग-अलग ग्रेड के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ा रहे हैं। आई होप ये मल्टी ग्रेड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वजह से क्या ड्रॉबैक है इस टेक्निक का या इस प्रकार की टीचिंग का, क्या इससे आपको प्रमुख दोष देखने को मिलता है? तो जब आप मल्टीग्रेड टीचिंग कराते हैं तो क्या होता है, जैसे आप एक क्लास में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक क्लास मान लो 25 बच्चे हैं आपके, ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे से आप कोऑर्डिनेट कर पाएँ, कांटेक्ट कर पाएँ। लेकिन जब आप मल्टीग्रेड टीचिंग करेंगे तो आपकी एक ही क्लास में कई सारी और क्लासों के बच्चे बैठे होंगे, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस हिसाब से आप जो बच्चे पर अटेंशन देना होगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे पर, वो कहीं ना कहीं और कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इट अलाउज लेस इंडिविजुअल अटेंशन, है ना? इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। और आई होप आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज कंसीडर्ड मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर, मतलब टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे तो एज अ टीचर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही घड़े के समान है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग अपने बिहेवियर से स्टूडेंट्स की लर्निंग कराने में मदद करते हैं। बट उसमें अगर पूछा जाए कि मोस्ट इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए आपके अंदर, क्या वो आपको एक्सपर्ट बनाना होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, या लर्न पर्सन मतलब सीखते रहने वाले व्यक्ति होना चाहिए, या वेल ड्रेस्ड मतलब बहुत अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति होना चाहिए, या एक लॉट ऑफ पेशेंस वाला व्यक्ति, बहुत धैर्य वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन टीचिंग में या अधगम में बच्चे को सिखाने में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है आपके पेशेंस की, क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बच्चा एक ही दिन में सीख जाए, और हो सकता है उस टॉपिक को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, एक कॉन्सेप्ट को सीखने में बच्चे को कई सारे दिन लग जाएँ, है ना? इसको मैनेज करने के लिए आपके अंदर जो मेनली चीज़ होनी चाहिए वो है आपका पेशेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा या मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी हैं टीचर की, तो वो है धैर्य, है ना?
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का अगर आपने कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि आपको ये बताना है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी इनमें से कौन सा है। क्या मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, या सोशियोमेट्रिक है, या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, या बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है। तो अगर बात करें प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। अब जरा इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है का। तो मिनेसोटा जो मल्टीफेजिक पर्सनालिटी है, इसमें कहीं ना कहीं आपको नाम से क्लियर होगा कि मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो एक पर्टिकुलर बंदे की अलग अलग आयामों का हम इसमें कहीं ना कहीं परीक्षण करते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, तो उससे एक ही व्यक्ति के अलग अलग पक्षों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सोशियोमेट्रिक टेस्ट क्या है कि बच्चे का किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर समाज से, किसी समूह से क्या संबंध है, आपसी क्या रिलेशन है, उसके ऊपर जब हम स्टडी या टेस्ट लेते हैं तो उसे सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके अचेतन मन में जो चीज़ें बैठी हों, ठीक है, और मुझे आपसे वो चीज़ निकलवानी हो क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं और आपको वो चीज़ अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है जो आपको दिक्कत दे रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो आपने रैपिड फायर एक राउंड सुना होगा कि कुछ मैं शब्द बोलूँगा, आप उसका तुरंत जो आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर एक वर्ड को सुनकर जो चीज़ आएगी वो आप मुझे बताएंगे। जैसे मैंने कहा कुर्सी, आप कहोगे मेज। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है। इसी टेस्ट का नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और बेल एडजस्टमेंट टेस्ट इन्वेंट्री या टेस्ट की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की उसके सराउंडिंग या उसके एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है वो देखा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि इंडिविजुअल अटेंशन और एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड डिज़ायरेबल फॉर। मतलब आपको ये बताना है कि जो इंडिविजुअल अटेंशन या एजुकेशन होती है वो किस तरीके से आप उसे वांछनीय मान सकते हैं। ऑल स्टूडेंट, स्लो लर्नर के लिए, या इंटेलिजेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, या बोथ बी एंड सी के लिए। तो अगर बात करें इंडिविजुअल अटेंशन है एजुकेशन की किसके लिए ज़्यादा वो डिज़ायरेबल है, तो एजुकेशन सभी के लिए डिज़ायरेबल है। ऐसे नहीं है कि एजुकेशन की नीड किसी पर्टिकुलर एक तरीके ही बंदे को और दूसरे तरीके के ना हो, है ना। तो इंडिविजुअल इज़ इम्पोर्टेंट और इज़ कंसीडर्ड डिज़ायरेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब ये आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप कहीं से रट नहीं सकते, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए अपनी कॉमन सेंस लगानी ही पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है ये कहीं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या किसी टॉपिक में ये चीज़ दिख जाए। जब आप इसमें अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, अप्लाइड करेंगे उसको क्वेश्चन में, तो आपका इजीली आंसर क्रैक हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वाइल ऑन अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन वन ऑफ द स्टूडेंट मिसबिहेव विद एन ओल्ड लेडी यू वुड। मतलब एज अ टीचर आप एक बच्चों को ट्रिप पे लेकर गए हैं और वहाँ आपके कुछ बच्चों ने या पर्टिकुलर एक बच्चे ने किसी ओल्ड लेडी के साथ मिसबिहेव किया है, तो आप क्या करेंगे। उसका बिहेवियर को मतलब उसकी फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत रेपुटेटेड स्कूल से आते हैं, या उस ओल्ड लेडी से कहीं ना कहीं आर्ग्यू करेंगे, है ना, और पुलिस को बुलाने की बात करेंगे, या स्टूडेंट को अपोलाइज करने के लिए कहेंगे कि सॉरी मांगी उनसे, या उसको कहीं ना कहीं वेल बिहेव्ड पर्सन बनाने की उस समय कोशिश करेंगे। ये अच्छा मौका हो सकता है आपको एक अच्छी लर्निंग कराने का, है ना, बाकी स्टूडेंट के लिए। या सीधा आप मतलब जहाँ जो पर्टिकुलर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ से चले जाएंगे। तो मेनली है कि आप हर एक सिचुएशन को एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो उसमें आप बच्चे को कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे और बाकी स्टूडेंट के लिए ये लर्निंग होगी कि हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, या थर्ड कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट टूल टू मोटिवेट स्टूडेंट। मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या है। ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना, लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, या कहीं ना कहीं उनमें सहयोग की भावना विकसित करना, सहयोग आपस में कराने की कोशिश करना, या उनके पेरेंट्स से मिलना। तो यहाँ देखिए पेरेंट्स से मिलना उनके अंदर मोटिवेट डेवलप करने का आपस में कोई संबंध है नहीं। ऑडियो विजुअल ऐड एक हाँ हो सकता है, आप कुछ मोटिवेशन स्टोरी या मोटिवेशन पोएम या सॉन्ग सुना दें तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ काम करेगी, बट इन द लॉन्ग रन वो काम नहीं करेगी, है ना। तो इस हिसाब से फर्स्ट भी कट जाएगा। अब लेसन को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर नहीं है कि उससे उनके अंदर मोटिवेशन आए, है ना। तो मोटिवेशन के लिए जब सहयोग की उनके अंदर भावना आएगी तो वो ना कहीं ऐसा काम करेगी कि उनके अंदर एक मोटिवेशन अंदर से निकलेगा, और जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, और वही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कारगर होता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर द RT Act 2009 हाउ मैनी टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ स्कूल हैविंग क्लासेस 1 to 5 एंड टोटल 62 स्टूडेंट। मतलब अगर आप 1 to 5 आपकी क्लास है और उसमें आपकी क्लास में बच्चे हैं 62, तो RT के अनुसार अगर आपने RT एक्ट पढ़ा है तो उसमें एक्चुअल में बताया गया है कि टीचर और प्यूपल मतलब बच्चों शिक्षिका और एक शिक्षक का क्या रेशियो होना चाहिए किसी इस क्लास में या कितने बच्चे के हों तब। तो RT के अनुसार अगर 62 बच्चे हैं तो आपका रेस टीचर कितने होंगे ये आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन करके बताना है। तो इसमें जो अगर बात करें 62 अगर बच्चे हैं आपकी क्लास में तो टीचर की जो नंबर है नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो 3 होने चाहिए। अब इसका मेनली क्या होता है, क्या इसका नियम है, अगर आपने पढ़ा है RT तो RT के बारे में सीधा आपको ये पता है। मेनली पहली बात अगर मेन जो बात करें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में आपको और अनिवार्य शिक्षा देनी है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें 60 टीचर हैं तो जो आपका रेशियो होगा तो वो आपका जैसे अगर बात करें कि 60 टीचर हैं तो आपका मेनली 2 होगा, ठीक है। 30:1 लेके चलिए, लेकिन अगर 60 से आगे बढ़ा 62 हो गया तो 3 होगा। अब ये कब तक होगा, 61 से अगर आपका 90 है, अगर इसको मैं एक टेबलर फॉर्म में कराने की कोशिश करूँ आप यहाँ से, जैसे अगर मान के चलिए आपके में 60 हैं छात्र तो आपके टीचर होंगे 2। अगर 61 से लेकर 90 तक हैं तो आपके टीचर होंगे 3, ठीक है। अगर आपका 91 से 120 है, ये 1 to 5 की बात हो रही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि 1 to 5 के लिए अलग है और आपका जो कहीं ना कहीं अपर क्लास आती है उनके लिए रेशियो अलग होता है। तो 91 से अगर आपका स्टूडेंट 120 तक हैं तो आपके जो शिक्षक होंगे वो 4 शिक्षक होंगे। और अगर यही चीज़ 121 से लेकर आपके 200 तक चली जाती है तो यहाँ टीचर होंगे आपके 5 प्लस इनके साथ एक हेड टीचर भी रखा जाएगा। 1 हेड टीचर, यहाँ हेड टीचर लेके दे रहा हूँ, यहाँ टीचर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके स्कूल में अगर कहीं ना कहीं आपके 200 से अधिक बच्चे हैं, ठीक है, तब आपका प्रति 40 मतलब 40 रेशियो आपका 1 होगा और यहाँ चल रहा है आपका 30:1। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्चुअल वे से जो RT में दी गई है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल 1 to 5 के लिए आपका 30:1 है, लेकिन अगर बच्चे 200 से ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ आपका 40:1 आ जाएगा प्लस आपका एक हेड टीचर भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हिज और हर टीचिंग बिकॉज दे, मतलब एक टीचर है वो ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है अपनी टीचिंग मेथड में। तो वो क्यों करता है ऐसा? प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर, प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हांस लर्निंग, या फैसिलिटीज़ या फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट। तो असेसमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की है। तो ऑडियो विजुअल ऐड का वो इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को एक्टिव कर पाए बच्चों की, ताकि सेंसेस का जो एक्सपीरियंस बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग में मदद हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर अ ट्रू इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट। मतलब अगर बच्चे का रियलिटी में आकलन करना या मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का, किस विधि का उपयोग करेंगे? एकेडमिक एवोल्यूशन का, मतलब शैक्षणिक मूल्यांकन का, या कंटिन्यूस सतत मूल्यांकन का, कि कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के अंत में जाके मूल्यांकन करेंगे, या हर 6 महीने बाद आप उसका मूल्यांकन करेंगे? तो आपने जब RT या NCERT या NEP पढ़ी है तो उसमें एक वर्ड आती है CCA, ठीक है, सॉरी CCE, ठीक है। अब CCE का आपको फुल फॉर्म पहले हमें लिख के भेजना है कि CCE का आपका फुल फॉर्म आपको कितना पता है, ये थोड़ी आपकी चेक हो जाएगी। CCE का आप फुल फॉर्म लिख के भेजिए। ये आकलन और मूल्यांकन का एक टाइप है और इसी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। उसका आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, सतत मूल्यांकन, है ना। बच्चों का मूल्यांकन बेहतरीन तरीके से करने के लिए आपको सतत मूल्यांकन विधि का उपयोग करना पड़ेगा जो CCE के अंतर्गत आती है। CCE का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टूडेंट्स लर्न मोर वाई, मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है बार बार, तो हम सभी जानते हैं और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें खुद से भेजें क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की डेवलप हो गई होगी। अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू स्कूलिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इज मेनली हेल्पफुल इन काउंटरिंग द इल इफेक्ट ऑफ, मतलब आप देखते हैं मल्टीलिंगुअल अप्रोच की बात की जा रही है हर स्कूल में, तो ये कहीं ना कहीं किस दुष्परिणाम के प्रभाव को कम करने का काम करती है? कहीं ना कहीं वीक कम्युनिकेशन स्किल को हटाने का काम करती है, काउंटर करने का काम करती है, या ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने का काम करती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को कम करने का काम करती है, लूज वंस ओन लैंग्वेज, कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा को खो रहे हैं उसका काम करती है। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच इसलिए लाई क्योंकि इसमें सीधा सा एक अगर बात करें क्या इसका मेन पॉइंट है या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाना, है ना।
उनकी मदर टंग में सिखाना। तो वो किस लिए अप्रोच लाएगी, क्योंकि एक तो बच्चे अपनी मातृभाषा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं हम एक ऐसी भाषा के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी जेनेटिकल लैंग्वेज नहीं है या हमारी मदर टंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको सीखने के चक्कर में ऐसा हो रहा है कई बार हमारे बच्चों को हमारी खुद की मदर टंग नहीं आती, जो एक्चुअल में जेनेटिक आप लैंग्वेज उसे कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि लूज वंस ओन लैंग्वेज को कम करने के लिए हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच लाए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करें कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी या पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो आपका विकास कहाँ से शुरू होता है? तो आप सभी को पता है कि गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है आपका विकास। और जो गर्भ है वो क्या है? प्री नेटल स्टेज है। अगर आप इस स्टेज के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक्स कवर किए गए हैं और प्रीनेटल बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। तो आप सीटेड फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, ICTs इज डेवलपिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हैव द पोटेंशियल टू इन्हांस द एजुकेशन एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन हु। मतलब विकासशील देशों में ICT का आजकल आप देख रहे हैं ICT का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है, ठीक है। उसका मेनली क्या रीज़न है, क्यों बढ़ गया है, आपको ये बताना है। ये कहीं न कहीं आपको देखना है ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये कहीं न कहीं अपने सीखने की आवश्यकताओं का पूरा करता है। इसमें कहीं न कहीं आपको शारीरिक विकलांग जो चीज़ें होती हैं उसको कहीं न कहीं ये कम करने का काम करता है, कहीं न कहीं उनके लिए हेल्पफुल है जो फिजिकली डिसेबल हैं। तो इनके मुझे लगता है ये जो ICT का यूज़ है, जी हम ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के लिए करते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, है ना। क्योंकि ICT हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मददगार साबित है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो स्पेशल नीड को पूरा करने की बात हो, या फिजिकल डिसेबल बच्चों को हमें लर्निंग करानी हो उसके ऊपर बात हो, है ना। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मींस, मतलब आपको ये बताना है कि जो डायनामिक अप्रोच हम फॉलो करते हैं टीचिंग में उसका क्या मतलब है। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ है, फोर्सफुल इफेक्टिव टीचिंग है, या टीचर मस्ट एनर्जेटिक एंड डायनामिक है, या टॉपिक शुड बी डायनामिक नॉट स्टैटिक है। तो अगर बात करें डायनामिक अप्रोच की, तो डायनामिक अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं, जो डायनामिक अप्रोच के नाम से जानी जाती है टीचर लर्निंग प्रोसेस में, तो उसका मेनली है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। हम अलग अलग एक्टिविटीज डिज़ाइन करते हैं जिससे बच्चे अगर एक पर्टिकुलर मेथड से नहीं सीख रहे हैं तो उसको हम सिखाने के लिए, ये नहीं है वो टॉपिक सिखाना बंद कर दें, नहीं, हम उसी टॉपिक को किसी और एक्टिविटी, किसी और तरीके से, किसी और मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि पर्टिकुलर वो अधिगम बच्चे का पूरा हो सके। तो उसे हम कहते हैं डायनामिक अप्रोच इन टीचिंग, है ना। तो विभिन्न एक्टिविटी की मदद से हम बच्चे को अधिगम कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द आइडिया ऑफ नाइबरहुड स्कूल वॉज एडवोकेटेड बाई, मतलब आपको कहीं ना कहीं पड़ोस के स्कूल की जो विचारधारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाई गई वो किसकी के द्वारा एडवोकेटेड थी? यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन कमीशन के द्वारा, सेकेंडरीज एजुकेशन कमीशन के द्वारा, इंडियन एजुकेशन कमीशन के द्वारा, नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन के द्वारा। तो पड़ोसी या नाइबरहुड स्कूल की जो अवधारणा थी वो मेनली दी गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। और कोठारी कमीशन को आप 64-66 के नाम से जानते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन 64-68, है ना। अब इसमें मेनली याद करने वाली क्या बात है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बता दें कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जिसे हम राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी सन आपको याद रखनी है 1948 और 49। अगर बात करें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, तो इसे मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका जो सन है वो 52-53 है। और एजुकेशन जो पॉलिसी आपकी 86 की, वो कहीं ना कहीं कोठारी आयोग के बाद या आपकी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये आपको बेसिक पता ही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स कमांस एट द एज ऑफ, मतलब बच्चों में कहीं ना कहीं अक्षरों की पहचान किस उम्र से आना स्टार्ट हो जाती है? तो ये चीज़ जब बच्चों में आती है वो आती है 3 साल के बच्चों में, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 वर्ष। अगर आप ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन चाहते हैं, इसकी भी आपको वही सेम कंटेंट वाले प्लेलिस्ट में आपकी इसके ऊपर एक जो आपका इन्फेंसी स्टेज में है कि कब कितने साल में बच्चा क्या क्या सीख लेता है, उसके ऊपर पूरी एक डिटेल लेक्चर है। तो आप वो वहाँ से अपने नोट्स कवर अप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन केस द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैड स्टार्टिंग टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बोदर अबाउट द होमवर्क यू वुड, मतलब एक पेरेंट्स जो माता पिता हैं आपसे रिपोर्ट करते हैं, आपसे शिकायत करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, वो घर के जो काम आप देते हैं उसकी भी परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? उसे कहीं ना कहीं अपमानित करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, या ज़्यादा परेशान ना हो ऐसी सलाह देंगे माता पिता को, या बच्चों को सजा देंगे? तो मेनली हम क्या करेंगे, हम बच्चे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, जो बिहेवियर बच्चा दिखा रहा है वो किस वजह से दिखा रहा है, तो हम बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। तो बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड द चाइल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और साथ में उसकी काउंसलिंग भी करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, मतलब आनुवंशिकता का जो प्रभाव हम डेवलपमेंट पे देखते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर रूप से आपके सामने किस तरीके से वर्णित किया जा सकता है। हेरिडिटी डिटरमाइंड हाउ फार वी विल गो, हम कितनी दूर जा सकते हैं इस चीज़ या जाएंगे इस चीज़ को बताता है। डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, हम जा सकते हैं इस चीज़ को बताता है। इट इज़ द प्राइम डिटरमेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो, मतलब ये मुख्य कारक होता है, प्रमुख निर्धारक होता है। इट इज़ द प्राइम डिटरमेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर जा सकते हैं इसका प्रमुख निर्धारक होता है। तो अगर बात करें प्रमुख निर्धारक नहीं होता है, क्योंकि और भी चीज़ फैक्टर मतलब इस चीज़ की डिटरमाइन करती हैं इस चीज़ को कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो अगर बात करें दो चीज़ों का आपने नाम बहुत ही अच्छे से सुना गया, एक मैच्योरिटी, एक आपका अनुमानसिकता। तो अनुमानसिकता का एक आपकी बाउंड्री तय करती है। जैसे अनुमानसिकता की अगर बात करें तो उसने आपकी एक बाउंड्री निश्चित कर दी कि आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही डेवलपमेंट करेंगे। और जो मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगी कि आप कितना बाहरी परिवेश से कांटेक्ट करके या अपनी लर्निंग को और बेहतर करके कितना डेवलपमेंट कर पाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आप उस बाउंड्री को अचीव कर लें और हो सकता है कि आप उस बाउंड्री को अचीव ना कर पाएँ, उसके अंदर सिमट के रह जाएँ। लेकिन इस बाउंड्री से बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा यहाँ, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये निर्धारित करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। जाएंगे ये निर्धारित नहीं करता, ये जाएंगे वाली बात है तो ये मैच्योरिटी निर्धारित करती है। यह हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तय करता है कि हम बाहरी परिवेश से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके की हम लर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वाई डू चिल्ड्रन लर्न इजीली थ्रू एन एक्टिविटी। हम कहते हैं बच्चों को एक्टिविटी कराओ, एक्टिविटी कराओ, क्यों कराओ, मतलब उसका रीज़न क्या है, क्या वजह है बच्चों को एक्टिविटी कराने के माध्यम से लर्निंग करानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है, फिजिकल वर्क इसमें ज़्यादा होता है, या फिर ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक्टिव रखती है, उस चीज़ में इन्वॉल्व करके रखती है जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो मेनली एक्टिविटी का प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं उस चीज़ में एंटेंगल्ड करती है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जब बच्चे उसमें कहीं ना कहीं खुद जाके वो चीज़ करेंगे तो खुद को कहीं ना कहीं एक्टिव पाएंगे और उनकी सारी सेंसेस के माध्यम से वो नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे। उससे ये हो सकता है कि पर्टिकुलर वही चीज़ बच्चे ना सीख कर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्कूल आर कंसीडर्ड सेंटर्स फॉर सोशलाइजेशन एज दे हेल्प चिल्ड्रन, मतलब जो स्कूल होते हैं वो कहीं ना कहीं कंसीडर उनको किया जाता है सामाजिकरण के केंद्र के रूप में, जो बच्चों की मदद करते हैं। तो किस तरीके से वो स्कूल जो है बच्चे की मदद करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने में, वैल्यू और ट्रेडिशन सीखने में, मूल्य और परंपराओं को सीखने में, या रूल और रेगुलेशन की कहीं ना कहीं क्या उनका रोल है समाज में उसकी जागरूकता के लिए, या कहीं ना कहीं नॉलेज को एक्वायर करने में। तो बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है कि वो कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू या ये सब चीज़ें बच्चे सीख के आएँ ताकि वो अच्छे नागरिक बने। तो मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव स्कूल भेजने का बच्चों का ये होता है, एक्वायर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन, है ना। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिशंस बोलें तो ये भी ज़्यादा अप्रूवेट नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा अप्रूवेट वर्ड होगा वैल्यूज़। मेनली मूल्य और कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून तो हम खुद सिखा सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं कि कैसे हमें एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बिहेव करना है, वो वैल्यू सिखाने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर हुई होगी, क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ बेटर होंगे तो आप एक दिन बहुत ही बेटर हो जाएंगे, है ना। तो क्यों, और हमेशा कुछ बेटर बनने की गुंजाइश सब में होती है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक आप अन्य अगर और पिछले प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको इतना टाइम मिलेगा। और आप बताइएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया बेसिक लग जाए कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं टू वे लेन है, जिसमें आप हमारी सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, तो दोनों का कहीं ना कहीं सहयोग से ये चीज़ और आगे बेहतर बनेगी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।